ओके जी, अभी हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जिसमें है मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं। उसके बाद ये जो उसने सारा पैराग्राफ कहा हुआ है इसमें कहा क्या हुआ है बेसिकली, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो सेल जो है ना वो, अगर हम स्टिमुलस देखें ना, ठीक है, तो सेल के ऊपर जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, स्टिमुलस हम लगाएं तो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट स्टिमुलस, एक होता है लॉन्ग स्टिमुलस, ठीक है, एक हमारे पास होता है वेरी लॉन्ग स्टिमुलस। ठीक है, शॉर्ट स्टिमुलस में क्या होता है, सेल जल्दी से अडाप्ट कर जाता है। लॉन्ग स्टिमुलस में जो है ना वो इंजरी होती है, लेकिन वो रिवर्सिबल इंजरी होती है। यही बात हमने डिस्कस की है ना। लेकिन जो वो वेरी वेरी लॉन्ग होता है उसके अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल जो होता है ना वो इंजरी हमारे पास होगी। अच्छा, इंजरी जो है ना, अब इसकी जो है ना वो फिर आगे बुक के अंदर लाइन में बात कर रहा है कि डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है। वो कहता है कि एक तो वो जेनेटिक्स के ऊपर, सेल की जेनेटिक्स कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसके अलावा जो है ना वो इंजरी डिपेंड्स ऑन सेल। ठीक है, अब हर सेल की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि कितनी इंजरी को वो बर्दाश्त कर सकता है। उसकी एक तो जेनेटिक्स हम सेल की देख लेते हैं। नंबर दो पे अडाप्टेशन एबिलिटी कितनी है। ठीक है, अडाप्टेशन एबिलिटी कितनी है उस सेल की, तगड़ा है कि बड़ा सेल है, यूँ कह रहे हैं आप इनसे बिल्कुल। अब एक तो अब इंजरी की बेसिस के अगर मैं बता दूँ, यहीं पे चले बता देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं हाइपॉक्सिया को थोड़ा सा लिख दूँ, ठीक है, हाइपॉक्सिया होगा, क्या होगा हमारे पास, हाइपॉक्सिया के बाद हमारे पास इस्कीमिया होना है, जो कि एक लीडिंग काज था सेल इंजरी का। इस्कीमिया में क्या होगा, जो स्ट्रेटिफाइड इस्कीमिया हो जाए ना, ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड जो स्केलेटल मसल जो है ना, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल, स्ट्रेटिफाइड पता नहीं कहाँ से आ गया, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल है ना, इस्कीमिया के अंदर वो कितना बेयर करेंगे, ये अडाप्टेशन की मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अगर तो हमारे पास स्केलेटल मसल के ऊपर देखेंगे तो वो 2 से 3 घंटे तक जो है ना, 2 to 3 आवर वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट, इन केस ऑफ स्कीमिया। अगर बंदे को स्कीमिया हो गया तो 2-3 घंटे तक जो है ना वो स्केलेटल मसल आराम से बर्दाश्त कर लेंगे, कोई इतना नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर सेल की जो है ना वो डेथ हो जाएगी। एक बात ये होगी। अगर हम CVS के ऊपर आए और हमें हाइपॉक्सिया हो गया तो CVS के ऊपर मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसलिए कहते हैं ना हार्ट अटैक हो जाए तो 20 से 30 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचा दो, तो 20 to 30 मिनट तक जो है ना वो इस्कीमिया को ना दिल जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद जो है ना अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो परमानेंट सेल डेथ हो जाती है। CNS के ऊपर आ जाओ, दिमाग के ऊपर, दिमाग बहुत सेंसिटिव है। 2 से 3 मिनट अगर इसका स्कीमिया रह गया ना, सेल डेथ हो जाना। ये बात उसने लिखी हुई है पहले पैराग्राफ के अंदर। शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग सेल इंजरी जो है ना डिपेंड करती है सेल के ऊपर, उसकी जेनेटिक्स और सेलुलर अडाप्टेशन। अगर वो स्केलेटल मसल है तो वो 2 से 3 घंटे तक चलेगा। दिल है, ठीक है, वो 20 से 30 मिनट तक चल जाएगा। CNS दिमाग है तो वो 2-3 मिनट में फारग हो जाना उसने। अब देखो इसके अंदर फिर वो कह रहा है सेल इंजरी जो है ना वो होती है जब, तो होता क्या है बेसिकली, होना कुछ भी नहीं है। जो सेल के अंदर आप कह लें कि जनाब ऑर्गेनेलीज है ना, ठीक है, ऑर्गेनेलीज, उनकी एक तो हमारे पास बायोकेमिकल फंक्शनल लॉस हो जाना है। जब वो एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस करेंगी, प्रोटीन ही नहीं सिंथेसिस करेंगी, बायोकेमिकल फंक्शनल जो लॉस है ना वो दिखने को मिलता है, जो कि एक लीडिंग काज है डेथ का। अच्छा, कुछ मेजर अगर मैं रीज़न बता दूं तो पहली मैंने बता दी है सेल इंजरी की रीज़न, वो है हाइपॉक्सिया। ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी है वो जो भी है। रीपरफ्यूजन इस्कीमिक इंजरी की एक वो बात करेगा, रीपरफ्यूजन फ्यूजन इस्कीमिक इंजरी। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास आएगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ठीक है, इसकी वजह से जो इंजरी होगी वो हमारे पास होगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना हमारे पास डिवेलप हो जाती है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ठीक है, उसका जो है ना वो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेस जो ही इंक्रीज होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है, उसने जो है ना क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वो मिसफोल्ड जो होता है ना वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगी, जो कि
डेथ का काज करवा देती है। जो मिसफोल्ड प्रोटीन है वो किसी काम की नहीं, निकट्टू है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की ये वो बात कर रहा है कि वो भी सेल डेथ करवा देती हैं, जो कि डीएनए की डैमेजिंग करवा रही हैं। सही है। और फिर नंबर 6 पे हमारे पास आता है इन्फ्लामेशन, जो कि सेल डेथ को प्रमोट करता है। सही है। हाइपोक्सिया, रिपरफ्यूजन इंजरी, बताता हूँ क्या होता है ये। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, एंडोप्लाज्मिक अल्ट्रावायलेट और ये सारे की सारी इन्फ्लामेशन ये होती है। सबसे पहले हम हाइपोक्सिया को डिस्कस करते हैं। ओके जी, हाइपोक्सिया में बेसिकली क्या, जल्दी से बताऊंगा। ऑक्सीजन की कमी हुई, नो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी, नो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जो कि सेल डेथ करवा देगी। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कि अगर सेल जो है ना वो ट्राई करेगा टू कंपनसेट, ठीक है। हाइपोक्सिया के अंदर या तो सीधे ही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी, एटीपी प्रोड्यूस, सेल अपनी जो है ना हर चीज़ छोड़ देगा, डेथ होगी, या फिर सेल ट्राई करेगा एटलीस्ट टू कंपनसेट। क्या करेगा? हाइपोक्सिक, बुक के अंदर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, हाइपोक्सिक इंड्यूसेबल फैक्टर 1 वो रिलीज़ होगा। हाइपोक्सिक इंड्यूसेबल फैक्टर 1 जो है ना वो हमारे पास रिलीज़ होगा। ये क्या करेगा? आप ये एक तो प्रमोट करवाएगा किसको? ग्लाइकोलिसिस को। ये साथ साथ लिखते जाए प्लीज़। ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करवाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ना उसको इन्हांस करवाएगा, ताकि ज़्यादा प्रोटीन बने, सेल थोड़ा सा सर्वाइव कर जाए, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस करवा देगा ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो। ये क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि सेल अडाप्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, उसको स्टिमुलेट करवाएगा। किसको? वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेटर, ठीक है। इसको स्टिमुलेट जो ही करेगा तो हमारे पास क्या करेगी? न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी, जो कि ब्लड वेसल्स जो कि एक अपना रूट बनाने की कोशिश करके ना सेल को हाइपोक्सिया से निकालने की कोशिश करेंगी। ये था HFHI, हाइपोक्सिक इंड्यूसेबल फैक्टर की वजह से जो काम हो रहे हैं। अब वो कहता है कि वो सेल जिनके अंदर जो है ना वो ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन का लेवल जिनके अंदर ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा कंपनसेट कर लेते हैं हाइपोक्सिया को। क्यों? वो जल्दी से अपनी जो है ना एटीपी तोड़ेंगे और वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। इसलिए जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कहा था 2 से 3 घंटे तक जो है ना रह सकते हैं। लेकिन जो कि ब्रेन है उसके पास कोई ग्लाइकोजन नहीं है, तो वो इसलिए जो है ना वो 2-3 मिनट से ज़्यादा कंपनसेट नहीं कर सकता। ये बात लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ लिख ही दूँ यार, अगर आपको, ठीक है, जो मेरे जैसे हैं उनको, फिर अगर जहाँ पे ग्लाइकोजन होगा जिन सेल्स के पास, वो मोर जो है ना वो अडाप्टर हैं, ठीक है, वो कंपनसेट कर लेंगे। ब्रेन सेल के पास जो है ना वो कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं है, इसलिए वो कंपनसेट जल्दी नहीं कर लेंगे। ये बात उसने की हुई है। अगर इंजरी टू सवेयर है तो फिर हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो थी ना अगर नॉर्मल हाइपोक्सिक इंजरी होगी है, अगर वो इंजरी हद से ज़्यादा होगी है, इफ़ इंजरी टू सवेयर, तो फिर क्या होगा? कंपनसेटरी मैकेनिज़्म सारे फेल हैं। सेटरी मैकेनिज़्म वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। एटीपी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। नो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, ये भी नहीं चलेगा। सोडियम पोटाशियम एटीपीएज अब नहीं चलेगा, तो हमारे पास जो सोडियम है इनसाइड वो ज़्यादा हो जाएगा। इनसाइड सोडियम जो है ना वो ज़्यादा होगा। साथ हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम इनसाइड ज़्यादा होगा, जबकि जो पोटाशियम है ना वो आउटसाइड जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कारण है, ये दोनों इनसाइड सोडियम और कैल्शियम, जबकि पोटाशियम आउटसाइड होता है। यही कहानी होती है ना फिजियो वाली। क्या होता है फिर? जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो सारे का सारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। लॉस ऑफ इंटेग्रिटी होगी, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी होगी। क्या होगा? सेलुलर स्वेलिंग होगी, सेलुलर स्वेलिंग होगी। ब्लबिंग होगी, ब्लबिंग होगी तो फिर क्या होगा? आयनिक बैलेंस सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा सेल का।
डिस्टर्ब। ये कहानी जो है ना वो बुक के अंदर उन्होंने सिंपल वर्ड के अंदर पूरे पैराग्राफ में से ये आपका निचोड़ निकलेगा। अगर सेल इंजरी बहुत ज़्यादा सवेयर है तो हमारे पास आयनिक बैलेंस एटलीस्ट डिस्टर्ब होगा। वजह क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप वर्क नहीं कर रहा और ये सारे का सारा। अब ऑर्गेनेलिज एटीपी नहीं मान रही, वजह क्या है, हमारे पास के ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन है ना वो नहीं हो रही। इफ़ नो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, फास्फोराइलेशन नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, सेल जो है ना वो किसकी तरफ जाएगा, एन एरोबिक ग्लाइकोलिस की तरफ। अब एन एरोबिक ग्लाइकोलिस में कंपनसेट करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कितना करेगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है ना वो अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो ही लैक्टिक एसिड अकामुलेट होगा तो पीएच हमारे पास क्या होगी, एसिडिक होगी, मतलब ड्रॉप होगी, जो कि कुछ जो एंजाइम होते हैं स्टॉप कर देगी उनको, स्टॉप एंजाइम वर्किंग। ये हमारे पास आ गई कंडीशन, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड और वो हो गया। इसके बाद अगर सेल इंजरी हो गया, एटीपी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं हो रही, एटीपी जो रिड्यूस्ड हो गई है, नो प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम हमारे पास क्या है, डिसोसिएटेड हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना वो स्टॉप हो गई, सेल डेथ हो जानी है, ठीक है। ये सारे की सारी कंडीशन है। अभी हम जाते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी की तरफ। देखो अगर हमारे पास ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, देखो इफ़ ब्लड टू लो, ऑक्सीजन की जो है ना वो डेफिशिएंसी हुई, इंजरी स्टार्ट हुई। यही काम हमने किया था हाइपोक्सिया के अंदर। हम अगर ब्लड सप्लाई ठीक भी कर दें तो इंजरी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखे गए कि अगर हमने ये सेल है ना इसके पास जो ये ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने फिर क्या किया, कोई ना कोई मैकेनिज्म के ज़रिए इसको ब्लड सप्लाई दे दी, लेकिन इंजरी पहले तो हो रही थी और ज़्यादा होना शुरू हो गई। ये क्या है, रीपरफ्यूजन इंजरी है। क्या हुआ, इवन गुड ब्लड सप्लाई क्या कर रही है, इंजरी को वर्सन कर रही है, वर्सन कर रही है इंजरी को। इसे हम कहते हैं रीपरफ्यूजन एस्कीमिक इंजरी, सही है। टिश्यू को ब्लड रीपरफ्यूज तो किया लेकिन फिर भी इंजरी हो गई है, रीज़न क्या है अगली वीडियो में आ जाए।